नमस्कार। आज हमारे हाथ जो नोट्स लगे हैं वो मतलब किसी खजाने के नक्शे जैसे हैं। इसमें एक तरफ भरतनाट्यम के घुंघरुओं की आवाज है तो दूसरी तरफ संविधान सभा की गंभीर बहस है। हाँ, और कहीं दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का जिक्र है तो कहीं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा हिसाब किताब। बिल्कुल। ऊपर से देखने पर ये सब मतलब अलग अलग टुकड़े लग सकते हैं, जैसे किसी पहेली के बिखरे हुए हिस्से। सही बात है। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन अलग अलग तथ्यों को जोड़कर देखेंगे कि आखिर भारत की वो बड़ी तस्वीर, वो पूरी कहानी बनती कैसे है। ये दिलचस्प रहेगा। और इस कहानी की शुरुआत के लिए कला से बेहतर क्या हो सकता है। इन नोट्स को पढ़ते हुए जो पहली चीज मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है भरतनाट्यम का जिक्र। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि इसकी एक तय संरचना होती है। अलारीपू से शुरू होकर तिल्लाना पर खत्म। ये तो पूरी यात्रा जैसा लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ डांस के स्टेप्स नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अच्छा। अलारीपू का मतलब ही है खिलती हुई कली। ओहो। जहाँ नर्तक खुद को ईश्वर को समर्पित करता है और तिल्लाना एक तरह से उसका चरमोत्कर्ष है, एक उत्सव। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक कहानी कहने का माध्यम है। हाँ, और इन नोट्स में एक और बात गौर करने वाली है। क्या? छऊ नृत्य का जिक्र, जिसे संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और उसकी 3 अलग-अलग शैलियां बताई गई हैं, पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज। एक ही नृत्य के 3 रूप। यही तो भारत की खूबसूरती है। ये तीनों शैलियां पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा यानी 3 अलग-अलग राज्यों से हैं। अच्छा। नृत्य एक ही है, लेकिन हर जगह की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति, उसने उसे अपना एक अलग रंग दे दिया है। पुरुलिया छऊ में बड़े-बड़े मुखौटे होते हैं। हाँ, वो बहुत ऊर्जावान लगता है देखने में। बिल्कुल। जबकि मयूरभंज छऊ बिना मुखौटे के किया जाता है और उसमें भावों पर ज्यादा जोर होता है। मतलब जैसे भारत में कुछ दूर जाने पर बोलियां बदल जाती हैं, वैसे ही नृत्य के अंदाज भी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये विविधता सिर्फ नृत्यों में नहीं, त्योहारों में भी दिखती है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, जिसमें 14 देवताओं की एक साथ पूजा होती है। हाँ, और दूसरी तरफ नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, जो पूरी तरह से वहाँ की जनजातीय संस्कृति का उत्सव है। और ये नोट्स शास्त्रीय और लोक परंपराओं के बीच कोई दीवार भी नहीं बनाते। सही बात है। जहाँ एक तरफ कथकली और कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्यों की बात है, वहीं महाराष्ट्र के लावणी और छत्तीसगढ़ के पंडवानी का भी जिक्र है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान किसी एक चीज से नहीं बनी है, ये इन हजारों धाराओं के मिलने से बनती है। और ये धाराएं सिर्फ कला तक ही नहीं, साहित्य में भी हैं। हाँ, गीता हरिहरन की द 1000 फेसेस ऑफ नाइट या उर्वशी बुटालिया की द अदर साइड ऑफ साइलेंस जैसी किताबों का जिक्र इसीलिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये वो कहानियां सुनाती हैं जो अक्सर बड़े-बड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों में खो जाती हैं। इतनी सारी अलग-अलग सांस्कृतिक पहचानें, भाषाएं, परंपराएं, इन सबको एक साथ एक देश के धागे में पिरोना कितना मुश्किल काम रहा होगा। बहुत ज्यादा। शायद यही संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसका जिक्र इन नोट्स में आगे आता है। बिल्कुल। ये संस्कृति से राष्ट्र निर्माण की तरफ एक बहुत ही स्वाभाविक पड़ाव है। संविधान सभा सिर्फ कानून नहीं बना रही थी, वो एक विचार को हकीकत में बदल रही थी। हाँ, भारत का विचार। नोट्स में कुछ समितियों का जिक्र है, जैसे सरदार पटेल की मौलिक अधिकार समिति या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संचालन समिति। ये नाम हमें बताते हैं कि ये काम कितना बड़ा और बटा हुआ था। हर पहलू पर एक अलग टीम काम कर रही थी। और इन सब में सबसे ज्यादा चर्चित है डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति। हाँ, जो 29 अगस्त 1947 को बनी। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को ही हो गई थी, मतलब आजादी से भी पहले। ये समय सीमा बहुत कुछ कहती है। इसका मतलब है कि हमारे नेता आजादी का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो पहले से तैयारी कर रहे थे। वो पहले से ही एक नए देश की नींव तैयार करने में जुटे थे। और इस नींव में 389 सदस्यों का योगदान था, जिनमें 15 महिलाएं भी थीं। हाँ, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी और प्रगतिशील बात थी। ये उस जमाने के हिसाब से एक बड़ी बात तो थी, लेकिन क्या इन 15 महिलाओं की आवाज को उतनी ही तवज्जो दी गई? क्या नोट्स में इस पर कोई रोशनी डाली गई है? नोट्स में इसका सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन ये एक जरूरी सवाल है। इतिहास हमें बताता है कि इन महिलाओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर महत्वपूर्ण बहसें की। तो उनकी उपस्थिति ही अपने आप में एक संदेश थी। बिल्कुल। और जब हम संविधान की बात करते तो अक्सर उसके विचारों पर ध्यान देते हैं,
लेकिन इन नोट्स में एक बहुत ही मानवीय पहलू का जिक्र है। कौन सा? इसे हाथ से लिखने वाले प्रेम विहारी रायजादा का। हाँ, ये वाकई कमाल की जानकारी है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसी टाइपराइटर पे नहीं, बल्कि एक इंसान की कलम से लिखा गया है। सोचिए उस इंसान के हाथ में कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। एक भी गलती पूरे दस्तावेज का मतलब बदल सकती थी। ये सिर्फ लिखावट नहीं थी, ये एक साधना थी। और नंदलाल बोस जैसे कलाकारों ने इसे अपनी कला से सजाया। तो हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि एक कलाकृति भी है। कह सकते हैं। और इस कलाकृति को बनाने के लिए विचार दुनिया भर से लिए गए। मौलिक अधिकार अमेरिका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। हाँ, ये सच है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें कोई शर्म महसूस नहीं की। उनका मकसद था दुनिया की सबसे अच्छी चीजों को लेकर उन्हें भारत के हिसाब से ढालना। हालांकि इसकी आलोचना भी हुई। बहुत हुई। कुछ लोगों ने इसे उधार का थैला तक कहा। लेकिन असली चुनौती इन अलग-अलग विचारों को भारतीय समाज की हकीकत के लिए ढालने की थी, जो एक बहुत ही जटिल काम था। तो एक तरफ संविधान के जरिए देश की राजनीतिक पहचान बन रही थी और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भी भारत अपनी जगह बना रहा था। बिल्कुल। खेलों का जिक्र इसी कहानी को आगे बढ़ाता है। हाँ, पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए, लेकिन 2010 में जब ये खेल नई दिल्ली में हुए, तब भारत ने 101 पदक जीते थे। 101 पदक। इसने दुनिया को हमारी ताकत का एहसास कराया। और इससे भी पहले 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी करना एक नए नवेले आजाद देश के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ा आत्मविश्वास देने वाला कदम था। ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि हम आ गए हैं। और आत्मविश्वास की बात हो तो 1983 के क्रिकेट विश्व कप की जीत को कैसे भूल सकते हैं। अरे वो तो ऐतिहासिक था। कपिल देव की कप्तानी में मिली उस जीत ने तो जैसे पूरे देश का मिजाज ही बदल दिया था। उसमें पूरी पीढ़ी को सपने देखने की वजह दी। उस एक जीत ने क्रिकेट को भारत में एक खेल से एक जुनून में बदल दिया। तो आप देखिए, संविधान, खेल, ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। एक राष्ट्र का अपनी पहचान बनाना। तो हमने आधुनिक भारत की नींव को देखा। अब थोड़ा और गहरा खोदते हैं और उस जमीन को देखते हैं जिस पर ये नींव रखी गई। मतलब मध्यकालीन भारत। हाँ, नोट्स में इसकी शुरुआत 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जजिया कर लगाने से होती है। हाँ, चचनामा नाम की किताब में इसका जिक्र मिलता है। और यहाँ जजिया शब्द को समझना जरूरी है। बताइए। ये वो टैक्स था जो सल्तनत में गैर मुस्लिम प्रजा पर उनकी सुरक्षा के बदले में लगाया जाता था। ये उस दौर की शासन व्यवस्था का एक अहम हिस्सा था। इसके बाद कहानी गजनवी वंश तक पहुंचती है। महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का जिक्र तो हमने कई बार सुना है, खासकर 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ हमला। लेकिन इन नोट्स में एक और दिलचस्प बात है, उद्बी की किताब तारीख-ए-यामिनी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताता है कि इतिहास हम तक पहुंचता कैसे है। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अच्छा, तो जाहिर है उसकी किताब में हमें घटनाओं का वही पक्ष मिलेगा जो सुल्तान चाहता था। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि इतिहास को हमेशा इस सवाल के साथ पढ़ना चाहिए कि इसे लिख कौन रहा है और क्यों लिख रहा है। सही बात है। गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी का दौर आता है और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 वाली। जी, उसे एक निर्णायक मोड़ बताया गया है। निर्णायक मोड़ इसलिए क्योंकि इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। और यहीं से दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू होती है। हाँ, जिसकी नींव गोरी के ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में रखी। ऐबक के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। और उसकी मौत पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। हाँ, और उसने कुतुब मीनार की नींव रखी। लेकिन इन नोट्स में एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है। ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक तो कहा गया है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक वो इल्तुतमिश को माना गया है। हाँ, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। सोचिए, ऐबक ने एक जमीन खरीदकर उस पर 4 दीवारी तो बना दी, लेकिन वो सिर्फ 4 साल ही राज कर पाया। अच्छा। उसके बाद सल्तनत बिखरने की कगार पर थी। इल्तुतमिश ने उस 4 दीवारी के अंदर एक मजबूत इमारत खड़ी की। उसने सल्तनत को मंगोलों जैसे बाहरी खतरों से बचाया, प्रशासन को व्यवस्थित किया। और सबसे जरूरी काम, एक मुद्रा प्रणाली शुरू की। बिल्कुल, उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। ये सिर्फ सिक्के नहीं थे, ये सल्तनत की आर्थिक संप्रभुता का ऐलान था। इसलिए इतिहासकार उसे नींव का पत्थर नहीं बल्कि पूरी इमारत का आर्किटेक्ट मानते हैं। बिल्कुल सही। किया, आज उसकी शक्ल कैसी है?
यहाँ से नोट्स हमें भूगोल की तरफ ले जाते हैं। भारत की भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर और तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारी ताकत भी है और चुनौती भी। बिल्कुल, और ये भूगोल सीधे सीधे इतिहास से जुड़ा हुआ है। नोट्स में रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान और मैकमोहन रेखा का जिक्र है, भारत चीन। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, ये वो ऐतिहासिक घाव हैं, वो राजनीतिक सच्चाइयां हैं जो आज भी हमारी विदेश नीति और सुरक्षा को तय करती हैं। और एक हैरान करने वाला तथ्य ये है कि हमारी सबसे लंबी जमीनी सरहद पाकिस्तान या चीन से नहीं, बल्कि बांग्लादेश से है, 4096.7 किलोमीटर। कमाल है। तो ये तो हुई सरहदें और जमीन की बात, लेकिन एक देश सिर्फ नक्शे से नहीं बनता, वो अपनी अर्थव्यवस्था से चलता है। बिल्कुल। इन नोट्स में बताया गया है कि भारत ने अपने लोगों के लिए कौन सा आर्थिक रास्ता चुना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। हाँ, यानी एक ऐसा रास्ता जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर काम करें। ये विचार जेएम कीन्स के सिद्धांतों से प्रभावित था। तो ये बीच का रास्ता था। हाँ, आजादी के बाद हमारे नेताओं को लगा कि सिर्फ बाजार के भरोसे देश को नहीं छोड़ा जा सकता और ना ही सब कुछ सरकार के हवाले किया जा सकता है। और इस रास्ते पर चलने के लिए जो नक्शा बनाया गया वो थी पंचवर्षीय योजनाएं। सही। इन योजनाओं की तालिका बहुत दिलचस्प है। पहली योजना में पूरा ध्यान कृषि पर था। हाँ, 1951 से 56 तक। लेकिन दूसरी योजना में जोर भारी उद्योगों पर आ गया। खेती से सीधे भारी उद्योगों पर छलांग, ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव लगता है। ये सिर्फ योजनाओं का बदलाव नहीं है, ये आजाद भारत की सोच का बदलाव है। कैसे? नेहरू और उनकी सरकार ने सोचा कि देश का पेट भरना पहली प्राथमिकता है, इसलिए कृषि। लेकिन कुछ ही सालों में उन्हें लगा कि असली आजादी और ताकत बड़े कारखानों, बांधों और स्टील प्लांट से आएगी। तो ये रोटी से लोहे तक का एक सफर था। बिल्कुल, और ये दूसरी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये मॉडल असल में था क्या? प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक महान सांख्यिकीविद थे। उनके मॉडल का सीधा साधा मतलब था, बड़े बड़े सरकारी कारखाने लगाओ, ऐसी मशीनें बनाओ जो और मशीनें बना सकें, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। हर चीज के लिए, सुई से लेकर जहाज तक। आज हम जिन बड़े सरकारी स्टील प्लांट या बांधों को देखते हैं, उनमें से कई की नींव इन्हीं शुरुआती योजनाओं में रखी गई थी। और फिर पांचवी योजना तक आते आते गरीबी हटाओ का नारा आ गया। हाँ, तब तक माहौल बदल चुका था और ये एक राजनीतिक जरूरत बन गया था। ये तालिका असल में भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं के बदलने का आईना है। तो आज हमने भरतनाट्यम के अनुशासित कदमों से लेकर पंचवर्षीय योजनाओं के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों तक और दिल्ली सल्तनत की गलियों से लेकर संविधान सभा के भव्य हॉल तक की एक लंबी यात्रा की। ये नोट्स वाकई खजाने की तरह हैं। और इन सभी अलग अलग तथ्यों में एक ही साझा धागा है, भारत की पहचान का निर्माण और उसकी लगातार बदलती परिभाषा। चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक, ऐतिहासिक या भौगोलिक। बिल्कुल, हर तथ्य एक बड़ी और जटिल पहेली का एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी टुकड़ा है। ये नोट्स हमें यही सिखाते हैं कि भारत को किसी एक नजरिए से नहीं समझा जा सकता। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली अंतिम बात क्या हो सकती है? इन नोट्स के बिल्कुल आखिर में कुछ वैज्ञानिक तथ्य दिए गए हैं, जैसे पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं और सरीसृपों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी। हाँ, और ये भी कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है, ऊर्जा घर। बिल्कुल। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, अगर हमें भारत जैसे विशाल और जटिल राष्ट्र का अध्ययन करने के लिए एक नया विज्ञान बनाना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अच्छा सवाल है। और उसके विश्लेषण की, उसे समझने की सबसे मौलिक इकाई क्या होगी? क्या वो एक व्यक्ति होगा, एक समुदाय, एक राज्य या कुछ और? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका को ऊर्जा देता है, वैसे ही भारत को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। नहीं है। लेकिन इस पर सोचना शायद भारत को समझने की दिशा में पहला कदम है।